सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीटेट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इस वीडियो में जो सीटेट के एग्जाम में बार बार घुमा घुमा कर पूछे जा रहे हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ये क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किस चीज पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, नेक्स्ट है समय व अवधि पर, नेक्स्ट है समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर और नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? किसी बच्चे में जो समस्या है, किसी बच्चे का जो टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को सही करने के लिए उस बच्चे के लिए जो हम शिक्षण की व्यवस्था करते हैं उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी बच्चे की क्या समस्या है या कौन सा टॉपिक है, उसकी हम कितने सही तरीके से पहचान कर पाए हैं। अगर हम किसी बच्चे के वीक टॉपिक की पहचान ही नहीं कर पाए हैं तब हमारा उपचारात्मक शिक्षण तो बेकार हो जाएगा। इस वजह से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पॉइंट पर निर्भर करती है? सबसे ज्यादा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर या फिर समस्याओं की पहचान पर। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? जब मैं अपनी रेगुलर क्लासेस ले रहा था 1 बाय 1, वहां पर मैंने आपको बताया था जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है भाषा शिक्षण में, वो तो साधन है। टेक्स्ट बुक क्या है? हमारा साधन है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। टेक्स्ट बुक साधन है और जो हमारी मैगजीन वगैरह होती हैं, पत्रिकाएं वगैरह में होती हैं साधक होती हैं। पाठ्य पुस्तक जो किताब होती है हमारी, वो होती है साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि अब कोई ऐसा बच्चा जो पहले से हिंदी बोलता है, जब हिंदी सीखता है वह किसी स्कूल में जाकर तो उसे परेशानियां होती हैं। क्यों होती हैं? वो इस वजह से होती है क्योंकि उस बच्चे की जो भाषा है हिंदी और जो वो शिक्षक सिखा रहा है हिंदी, उन दोनों में अंतर है। उन हिंदी के स्वरूपों में, हिंदी भाषाओं में हल्का सा अंतर है, जिस वजह से किसी बच्चे को हिंदी सीखने में कठिनाई होती है। अब किसी हिंदी भाषी बच्चे को हिंदी सीखने में क्यों कठिनाई होती है, इनमें से हमें चूज करना है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ये तो गलत है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये ऑप्शन भी गलत है। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, ये ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। जो हिंदी में जानते हैं या हिंदी ऐसी भाषा हिंदी जो शिक्षक उन्हें सिखा रहा है और उनकी जो असली मातृभाषा हिंदी है, उन दोनों में हल्का सा अंतर होता है। कहानी सुनाने से क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब कहानी सुनाने से 2 काम होते हैं। सबसे पहला तो इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चों का, क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग होती है। दूसरा, बच्चों की इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति, बौद्धिक पावर थोड़ा सा बढ़ता है। अब कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये तो उत्तर नहीं होगा। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये भी उत्तर नहीं होगा। बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये भी उत्तर नहीं होगा। बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। आंसर इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि मैंने आपको बताया कहानी सुनाने से 2 काम होते हैं। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, उन कक्षा में उनकी रुचि बढ़ती है, और दूसरा जो होता है वो होता है कल्पना शक्ति उनकी बच्चों की बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल के मूल्यांकन करने की कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अब बच्चों का जो लेखन कौशल है, बच्चा कैसे लिखते हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं हम, कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभव को लिखने के लिए कहना, ये बात सही है, हम बच्चों से कह सकते हैं आप अपने अनुभव लिखिए। श्रुतलेख बेकार होता है, सुनकर लिखने को बेकार बोलते हैं हम क्या कहते हैं बच्चों से? आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, आप क्रिएटिव हो जाओ, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है और बाल केंद्रित शिक्षा को ही हम फॉलो करते हैं। श्रुतलेख क्या होता है? टीचर बोलेगा, बच्चे लिखेंगे। अब उसमें बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं है, बंधे हुए हैं शिक्षक से, तब श्रुतलेख बेकार होता है। पाठ पर आधारित प्रश्न पूछना या प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहना, ये भी बेकार है। सुंदर लेख पर भी हम ज्यादा अभ्यास नहीं कराते, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका लेख साफ होता जाता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है। बच्चों से हम कहेंगे कि आप अपने अनुभव लिखिए, ये एक बेहतर तरीका है लेखन कौशल के मूल्यांकन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो बोलने में महत्वपूर्ण क्या होता है? अपनी बात को कह सकना, यही तो इंपॉर्टेंट होगा बोलने में। संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, सही बात है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ये
अच्छी बात है, बोलने में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला इससे ज़्यादा सही है, वैसे सही ये भी है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग ये गलत है, मधुर वाणी भी गलत है, इन दोनों पर हम बिल्कुल भी बल नहीं देते बाद वालों पर। पहला भी सही है इसका, दूसरा भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही वो है फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर इसका एक हो जाता है। शुद्ध उच्चारण भी बच्चे धीरे धीरे अपना कर लेते हैं, जैसे जैसे वे बड़े होते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन संदर्भ स्थिति के अनुसार अगर कोई बच्चा अपनी बात कह सकता है, बड़ों को अपनी बात कह सकता है, इसका मतलब है वह बोलना जानता है, और बोलने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है प्लानिंग करना। टीचर की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं क्लास में, उनमें हम क्या करेंगे, प्लानिंग कैसे करें अपने पाठ की। अब ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ये भी गलत है। भाषा संसाधनों का अभाव, भाषा संसाधनों का अभाव भी नहीं है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही। उचित रणनीतियां तय करना एक शिक्षक के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होता है, किसी भी कक्षा के लिए। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो समावेशी शिक्षा के नियमों के अनुसार नहीं है, नेगेटिव है? हमें नेगेटिव बताना है, प्रतिकूल का मतलब होता है नेगेटिव आंसर देना है हमें। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये बात तो सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी बात सही है। भाषिक माहौल में रहकर ही तो भाषा अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी बात सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब होता है जो टीचिंग एड वगैरह हम दिखाते हैं उसे, वह भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये गलत है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे व्याकरण के नियमों को रटने में रह जाते हैं, और हमें नोट वाला ही आंसर देना है। नोट वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा है, बहुभाषिक कक्षा, अब आप भाषा शिक्षक के रूप में किस चीज को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाने पर गलत बात है। सभी पाठ तो सभी बच्चों की समझ में भी नहीं आता, बच्चे बस भाषा बोल लें, मेन तो हमारा ये होता है। बच्चों का व्याकरण सिखाना या बच्चों को व्याकरण सिखाना, इस पर भी हम ज्यादा बल नहीं देते, क्योंकि व्याकरण भी हम संदर्भ में सिखा देते हैं। परीक्षणों की संख्या पर बल देने से कोई फायदा नहीं होता। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, ये सबसे सही है, आंसर इसका 4 हो जाता है। जब मैं आपको क्लासेस दे रहा था, रेगुलर क्लासेस चल रही थी हमारी हिंदी की, उसमें मैंने आपको बताया था मस्क होता है एक, MUSC मस्क। M का मतलब तो होता है हमारे नैतिक मूल्य सिखाना, मोरल्स M। U का मतलब होता है यूज, भाषा का प्रयोग कराना। S का मतलब होता है भाषा के कौशल, और C का मतलब होता है क्रिएटिविटी। ये 4 चीजें होती हैं जिस पर हम बल देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना क्या होता है? यू होता है। यू मतलब यूज करना, प्रयोग करना। तब कहीं पर भी ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले, उत्तर हमेशा वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? अब जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल कितना होता है? प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक होता है। 1 से 5 तक की कक्षा में कौन सा भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकना, ये तो हमारा उद्देश्य है। नहीं वाला ऑप्शन है, हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना है, ये बात तो सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, रटाते हम कुछ भी नहीं है, कंठस्थ हम बच्चों को कुछ भी नहीं कराते, बाल केंद्रित शिक्षा है, रटाना कुछ नहीं है। ध्वनि संकेतों चिन्हों का संबंध बनाना, ये भी सही है। ध्वनि संकेत चिन्हों से मतलब हो जाता है जो ये लेटर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या आ है, ये जो संकेत है इसमें कौन सी ध्वनि है, तब बिना ये संकेत जाने भी हम नहीं पढ़ पाएंगे कोई भाषा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना, ये भी बात सही है। हमें नोट वाला उत्तर देना है, तो नोट वाला उत्तर कौन सा है? बी है, आंसर इसका 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अब भाषा प्रयोग तो ये तो सही होगा क्योंकि ये मस्क में आता है यू वाला, तब ये तो हमारा सही होगा। नोट वाला में उत्तर देना था, हम कुछ भी नहीं रटाते बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? होमवर्क जो हम बच्चों को देते हैं उसके बारे में कौन सा कथन उचित है, कौन सी बात सही है, उसके बारे में हमें चूज करना है।
गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का एक साधन होता है, गलत बात है। अभिभावकों के लिए थोड़ी होता है गृह कार्य, बच्चों के लिए होता है। बच्चों की अक्षमता और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये बात सही है। जैसे बच्चे का लेवल है, जो उनसी क्लास है, उस क्लास के अकॉर्डिंग ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 क्लास वाले बच्चों को हम 12th क्लास वाला होमवर्क दे दिए। नेक्स्ट ऑप्शन है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गलत है। जो मात्र वगैरह वाले ऑप्शन होते हैं ये गलत ही होते हैं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये भी गलत है। गृह कार्य देना इतना अधिक आवश्यक नहीं है। गृह कार्य क्यों हम देते हैं हम बच्चों को? जिससे बच्चे अपनी भाषा को विस्तार प्रदान कर सके, भाषा का प्रयोग कर सके घर जाकर भी। आंसर इसका क्या हो जाता है? आंसर इसका हो जाता है सेकंड वाला, क्योंकि हमें प्लस वाला ही आंसर देना था। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल से मतलब होता है ऐसे कौशल जिनके द्वारा कोई बच्चा खुद को व्यक्त कर सकता है। बोलना और लिखना, ऐसे दो कौशल होते हैं जो अभिव्यक्तात्मक होते हैं। बोलना और लिखना, आंसर हमारा इसका सेकंड हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य वाला बताना हमें। प्राथमिक स्तर से मतलब हो जाता है कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चे भाषा सीख रहे हैं उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? नेगेटिव वाला आंसर देना है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा का परिमार्जन कर सकते हैं, ये बात सही है। अगर बच्चों को भाषिक परिवेश मिले तो बच्चे अपनी भाषा में सुधार कर लेंगे, भाषा सीख लेंगे, ये बात तो सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो भाषा बोलना जानते हैं। मतलब क्या हुआ? भाषा की जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं के साथ बच्चे स्कूल आते हैं। थर्ड पॉइंट है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, ये गलत है। जो बच्चे ने खुद भाषा सीखी है, अपनी संकल्पनाएं बनाई हैं भाषा में, और जो विद्यालय की भाषा है, उन दोनों में अगर विरोधाभास टकराव होगा तो बच्चे भाषा सीखेंगे, ऐसे तो बच्चे भाषा नहीं सीखेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, ये भी बात सही है। अगर हम बच्चों में सुधार कराने के उद्देश्य से उन पर कमेंट करें कि आप में ये गलती है, ये सही करो, तो इससे क्या होगा? बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। हम बच्चों पर कमेंट नहीं करते कभी भी कि आप में ये गलती है। किसी बच्चे में अगर कोई कमी है या कोई बच्चा कुछ काम गलत कर रहा है, हम क्या करते हैं? ऐसी शिक्षण की व्यवस्था करते हैं जिससे वो बच्चा उस काम को सही करना सीख जाए, न कि बच्चे पर कमेंट करते हैं। हमें नोट वाला आंसर देना था, नोट वाला हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, तो आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? जो भाषा के 4 कौशल होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाना चाहिए, ये गलत है। केवल वाला कभी भी ऑप्शन सही नहीं होता सीटेट में। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना व लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ये भी गलत है। वैसे भी ये केवल आ गया, और हमारे जो ये 4 कौशल हैं इन्हें बच्चे एक क्रम से नहीं सीखते, एक साथ सीखते हैं। भाषा के कौशल, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये बात सही है। परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। सभी बच्चे ने एक साथ सीखते हैं, आगे पीछे नहीं सीखते। भाषा कौशलों का विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान, नियमों पर हम ज्यादा बल नहीं देते, अभ्यास पर बल दे सकते हैं हम थोड़ा बहुत, लेकिन नियमों को हम नहीं रटाते बच्चों को। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, जो कि हमसे यही पूछ रहा था कि भाषा कौशल के बारे में कौन सी चीज सही है। भाषा कौशल के बारे में यही बात सही है, चारों कौशल आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक साथ सीखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? अगर कोई पाठ हम पढ़ रहे हैं, उस पाठ में चित्र दिए हुए होते हैं, उन चित्रों को देने का क्या उद्देश्य होता है? उन चित्रों से क्या होता है, जो बात पाठ में लिखी हुई है उसे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं चित्र को देखकर। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये गलत बात है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी गलत बात है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ये भी गलत बात है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन इसका 4 सही है। जो अमूर्त संकल्पनाएं, जो संकल्पनाएं किताब में लिखी हुई हैं, उन संकल्पनाओं को समझाने में सहायता प्रदान करते हैं जो चित्र दिए हुए होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? अब देखो बच्चे कुछ गलती कर रही हैं, हम बच्चों को सीधा सीधा नहीं बता सकते कि आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हम बच्चों को नहीं कहते हैं। हम ऐसे शिक्षण की व्यवस्था करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि बच्चे की वह गलती अपने आप धीरे धीरे सुधर जाए। ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ बच्चे गलत स्पेलिंग कर रहे हैं, आप क्या करोगे उस कंडीशन में? बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, ये हम नहीं कराते, बच्चों को नहीं बताते कि आप ये गलती कर रहे हैं। इससे बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हताश निराश। सेकंड ऑप्शन है, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा लगाएंगे, ये भी गलत हो जाता है। इससे भी बच्चों को सीधा सीधा यही कहना हुआ कि आपका ये ऑप्शन गलत है या ये शब्द गलत है। इसे एक सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, ये करेंगे। गलती करना, स्पेलिंग गलत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सीखने में हर कोई बच्चा करता है। हम टीचिंग एड वगैरह का यूज करेंगे उसे सही करने के लिए, ये ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। किसी भी शब्द को 10 कम से कम 10 बार लिखाएंगे और उसे सही कराने की कोशिश करेंगे, यह भी गलत है। बार बार प्रयास कराना भी सही नहीं होता। ऑप्शन इसका सही हो जाता है 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर हम भाषा शिक्षण के हमारे क्या उद्देश्य होते हैं? मस्क होता है हमारा, MUSC। ये 4 हमारे प्राइमरी स्टेज पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑप्शन, भाषा में अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, ये हम अपर प्राइमरी पर करते हैं, 6, 7, 8 में, प्राइमरी पर नहीं करते। मानवीय मूल्यों का विकास, ये हो सकता है, ये सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है प्राइमरी स्टेज पर हमारे कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। MUSC होता है, मस्क। तो मानवीय मूल्य, मोरल आ गया, ये M से मूल्य बनता है। U से बनता है हमारी भाषा प्रयोग करना, यूज। S से बनता है स्किल्स, जो भाषा के 4 कौशल होती हैं उनका विकास करना है। C से बनता है क्रिएटिव, बच्चों को क्रिएटिव टास्क देने हैं, बच्चों को क्रिएटिविटी बढ़ानी है, बच्चों की क्रिएटिव बनाना है बच्चों को। तो ये 4 काम होते हैं हमारे भाषा को सिखाने के प्राइमरी स्टेज पर। अब मानवीय मूल्य वाला आ गया M। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना, बच्चे क्या कर रहे हैं, शब्दों का सही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। पढ़ना मतलब स्किल होता है, कौशल होता है एक। पढ़ेंगे बच्चे, सही अर्थ ग्रहण करेंगे, तो ये भी एक सही है, हमारा एक उद्देश्य है। विभिन्न संदर्भों व स्थितियों में अपनी बात को कह सकने की कुशलता का विकास करना, ये बात भी सही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, भाषा में अपनी बात कह रहे हैं, मतलब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यू वाला। तब इसका आंसर सही कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि हमें नहीं वाला ही उत्तर देना था। अब प्राइमरी स्टेज पर कौन सा हमारा उद्देश्य नहीं है? अलंकारिक भाषा हम सेकेंडरी स्टेज पर या फिर अपर प्राइमरी में कक्षा 6, 7, 8 पर सिखाते हैं, प्राइमरी में नहीं सिखाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों को भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है? अगर बच्चों के विकास की क्रमिक प्रगति है, क्रमिक प्रगति को हमेशा पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे जो रोज क्लास में टास्क कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बाद रोजाना लिखते रहते हैं। अब वो क्या हो जाता है, क्रमिक प्रगति हो जाता है कि आज बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसी है, कल ऐसी थी, परसों ऐसी थी, आज ऐसी है, कल ऐसी हो जाएगी, परसों ऐसी हो जाएगी। तो इस तरह से रोज रोज लिखा जाता है उसमें हर बच्चे की परफॉर्मेंस। क्रमिक प्रगति एक सीक्वेंस में बच्चों की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है उनका, उसका रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलेगा? पोर्टफोलियो में मिलेगा। आंसर इसका 4 हो जाता है। पोर्टफोलियो कौन बनाता है? एक शिक्षक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां सर्वाधिक सहायक होती हैं? अब प्राइमरी स्टेज की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 की। हम सुनना व बोलना, हम बच्चों को सुनना व बोलना सिखाना चाहते हैं, तो कौन सी गतिविधि ज़्यादा सहायक होगी? इनमें से ऐसी गतिविधि जिनमें बच्चे सुनते हैं और बोलते हैं वो ज़्यादा सहायक होगी, सीधी सी बात है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन। अब भूमिका निर्वाह तो होगी लेकिन समाचार वाचन नहीं होगा, क्योंकि समाचार वाचन में बच्चा पढ़ेगा ही बोलेगा कुछ, बच्चा पढ़ेगा बोलेगा ही, सुनेगा कुछ नहीं। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, ये सही हो जाता है। भूमिका निर्वाह में बच्चा बोलेगा भी, सुनेगा भी, और भूमिका निर्वाह से मतलब नाटक समझ सकते हैं आप, एक तरह से नाटक करना। बातचीत करने में बच्चा बोलता है, दूसरे को सुनता भी है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। कहानी कथन व श्रुतलेख, ये गलत है। कहानी कथन में बच्चा कहानी सुनाएगा या फिर सुनेगा, दोनों काम तो नहीं कर सकता।
कविता पाठ व भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला में बच्चा बोलता भी है, सुनता भी है। कविता का अगर कोई पाठ पढ़ रहा है तो सिर्फ बोलेगा, सुनेगा नहीं। तो इसका आंसर 2 हो जाता है। कोई बच्चा अगर सुनना भी है और बोलना भी है, ऐसा कोई काम किसी बच्चे को करना है तो भूमिका निर्वाह और बातचीत करने में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें सभी बच्चे स्वतंत्र रूप से कुछ भी कह सकते हो। ऑप्शन देख लेते हैं। जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, अब अत्यधिक बल किसी भी चीज पर हम नहीं देते। दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं मानते हम इसे भी, मेन हमारा ये नहीं होता। जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले, ये ऑप्शन सही हो जाता है। जहां शिक्षक बोले बच्चे ध्यान से सुने, ये गलत है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्यों हो जाता है? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चों को खुद कुछ करके सीखने के अवसर देते हैं। इस वजह से कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चों को बोलने के, अपनी बात कहने के, सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले, बच्चे खुद कुछ करके सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ग्रहणात्मक कौशल में शामिल है, ये सब मैं आपको अपनी रेगुलर क्लासेज में पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर सब्जेक्ट की। तो लेकिन ये आसान आसान से क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे जा रहे हैं, ये मैं आपको अपनी रेगुलर क्लासेज में कवर करा चुका हूँ। ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? ऐसे कौशल जिनमें बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं। बच्चे ज्ञान सुनकर ग्रहण करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं। तब सुनना और पढ़ना कहाँ पर है? सुनना और पढ़ना ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका आंसर 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करते हैं? एक लड़की क्या कर रही है? गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही है, डा वाले शब्दों को गलत बोल रही है, उच्चारण गलत कर रही है, आप क्या करेंगे? अंकिता को डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, ये तो गलत बात है। इससे तो अंकिता को सीधा सीधा पता चल जाएगा कि डा वाले शब्दों को सही बोलना है, मुझे मेरी गलती आई है। स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, ये हो सकता है। अब क्यों हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा है ये। अब सीटेट की एक ये भी ट्रिक है, जो सबसे बड़ा है वही हमारा उत्तर होता है सीटेट में। हम क्या करेंगे? डा वाले जो शब्द हैं उन्हें अंकिता के सामने रखेंगे और धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे। आप सहज भाव से इन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। उसे डा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, ये भी दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम, ये भी सही हो सकता है। अंकिता को डा वाले शब्दों की सूची देंगे, ये गलत है, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री देना भी सही होता है। अब इसका ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही है। आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, क्योंकि इसमें सहज भाव आ रहा है। सहज भाव से मतलब है हम बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, सही की तरफ आइए, तो ये ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? अब राहुल को कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वो हकलाने लगता है, इसका मतलब है राहुल हेजिटेट हो जाता है पूरी क्लास के सामने। अगर उसके सामने भीड़ हो तो राहुल सही से नहीं बोल पाता, इसका मतलब ये है। ऑप्शन देखते हैं। यह राहुल की आदत है, गलत है। राहुल बड़े समूह में अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, ये बात सही है। मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है मतलब हेजिटेट हो जाता है। राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, ये भी गलत है। राहुल को सही उत्तर का पता नहीं होता, ये भी गलत है। तब इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। राहुल हेजिटेट हो जाता है बड़े समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? कैसे सवाल बच्चों का जो मूल्यांकन करने में या उनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते, उसका हमें आंसर देना है। क्यों, कैसे वाले प्रश्न ये तो सही है। हम बच्चों से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या ये चीज़ कैसे हुई, तो बच्चों की समझ का मूल्यांकन तो हो जाएगा। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऐसे प्रश्न, इससे भी हम बच्चों की समझ का मूल्यांकन कर लेंगे। यदि तो इससे भी हम बच्चों की समझ का मूल्यांकन कर लेंगे। यदि ऐसा होता तो क्या हो जाता? बंद अंत वाले प्रश्न, ये गलत है, इससे बच्चों की समझ का मूल्यांकन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर ये हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं वाला उत्तर देना था, नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला उत्तर यही है। बंद अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं? जो लिमिटेड हो, कि
इसी उसकी माँ का क्या नाम था, वह लड़की कहाँ से गिरी थी। इस तरह के जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है उन्हें बंधंत वाले बोलते हैं, जो एमसीक्यू टाइप में होते हैं। इनके द्वारा हम बच्चों की समझ का मूल्यांकन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी जैसी गलतियां करती है। यह संकेत करता है कि, अब राधिका क्या कर रही है, लड़के को तो लका लिख रही है या फिर बोल रही है, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिख रही है या फिर बोल रही है। इसका मतलब क्या है, राधिका स्पीड से लिख रही है या स्पीड से बोल रही है। जो भी काम कर रही है राधिका स्पीड से कर रही है। वह हर शब्द को जितना टाइम मिलना चाहिए पूरा टाइम नहीं मिल रहा राधिका के लिखने और बोलने में। अब आगे देखते हैं ऑप्शन। हमें क्या बताना है कि राधिका अगर ये गलती कर रही है, लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिख रही है, तो ये चीज किस चीज की ओर संकेत करता है। राधिकाओं को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, गलत है। राधिकाओं के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती, ये सही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि राधिका ने बड़े को छोटा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड से काम कर रही है वह कुछ। राधिका ध्यान से नहीं लिखती, ये भी गलत है। उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, ये भी गलत है। इसका आंसर 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, कि राधिका स्पीड से लिख रही है। जिस स्पीड से उसके दिमाग चल रहा है उस स्पीड से उसका हाथ नहीं चल पा रहा। लगभग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे टेलीग्राफिक स्पीच तार वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब टेलीग्राफिक स्पीच का क्या अर्थ होता है। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, ये मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में आपको बताई थी। टेलीग्राफिक स्पीच होता है, होलोफ्रेस्टिक स्पीच होता है, वन वर्ड वाला साउंड भी होता है, एक बैबलिंग भी करते हैं बच्चे, बलबलाना भी करते हैं, तुतलाना भी करते हैं। वो किस एज में करते हैं वह सब मैं आपको अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ हिंदी की। अब टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, बच्चों की 2 शब्द की भाषा होती है। बच्चे 2 शब्द बोलते हैं, जिस टाइम पर बच्चे 2 शब्द बोलते हैं उस भाषा को हम बच्चों की टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। जैसे कि क्या है, कहाँ है, पानी दे दो, भूख लगी, इस तरह के शब्द बच्चे बोलते हैं ना, ये बच्चों की टेलीग्राफिक स्पीच होती है। हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि टेलीग्राफिक स्पीच का क्या अर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, गलत है। सेकंड ऑप्शन है, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा क्रिया विशेषण की ये रही 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, ये ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। बच्चों की जो 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति है, ऑप्शन इसका आंसर 2 ही हो जाता है। 2 शब्दों वाली जो भाषा होती है, 2 शब्दों वाली जो बच्चों की अभिव्यक्ति होती है, वो होता है टेलीग्राफिक स्पीच। तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, ये भी गलत हो जाता है दोनों। आंसर इसका 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करेंगे। छोटे बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करेंगे प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक, जिनमें लयात्मकता हो, सही बात है। जिनका उसमें कविताओं में रिदम हो, कि नन्ना मुन्ना राई हूँ, एक रिदम लयबद्धता होती है, साउंड होता है, जिन कविताओं में बच्चे उन कविताओं को जल्दी रट लेते हैं। जो अनिवार्य राजा रानी से जुड़ी हुई हो, कविताएं राजा रानी से कम जुड़ी होती हैं, कहानियां ज्यादा जुड़ी होती हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। जो तुकांत न हो, मतलब जिनमें एक रिदम न हो, ये गलत है। जो कोई सीख देती हो, सीख से बच्चों को कोई मतलब नहीं होता। आंसर इसका 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। बच्चे ऐसी कविताएं पसंद करेंगे जिनमें लयात्मकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। बाल साहित्य से मतलब हो जाता है बच्चों की वह किताब जिसमें बच्चों के लिए आसान आसान सी इंटरेस्टिंग सी कहानियां हो, कविताएं हो, उस किताब को हम बाल साहित्य बोलते हैं। अब किस प्रकार का बाल साहित्य आप बच्चों के लिए उचित समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों व घटनाओं का दोहराव हो, सही बात है, ये उचित है बच्चों के लिए। अगर शब्दों व घटनाओं का दोहराव होगा तो बच्चे उन चीज़ों को रट लेंगे, समझ लेंगे। एक बात को हम एक बार कहकर आगे चले जाएंगे तो बच्चे भूल जाएंगे। जिसमें केवल कविताएं हो, गलत। केवल कहानियां हो, गलत। ये जो केवल ऑप्शन है, ये केवल वाले तो हमेशा गलत ही होते हैं। ऐसा साहित्य जो साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा लिखा हुआ हो। अब छोटे बच्चे को क्या पता किसने लिखा है, ये उससे तो कोई मतलब नहीं होता बच्चे को। आंसर इसका ए ही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाता है। घटनाओं का और शब्दों का दोहराव हो, ऐसा बाल साहित्य बच्चों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा
के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए। अब क्वेश्चन तो इतना ही लिखा हुआ है। ये एक ऐसी कक्षा है, बहुसांस्कृतिक मतलब बहुभाषिक कक्षा है, उसमें बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित कर रहे हैं कुछ। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बच्चे क्या करेंगे, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानेंगे, ये गलत है। मतलब बच्चे क्या करें, लक्ष्य भाषा को सीख रहे हैं तो अपनी भाषा और लक्ष्य भाषा में क्या करेंगे, उस भाषा को जो दूसरी भाषा है, लक्ष्य भाषा को, जिस भाषा को बच्चे सीख रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानेंगे। इतना काम बच्चे नहीं कर सकते, प्राइमरी स्टेज पे तो नहीं कर सकते। व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखेंगे। प्राइमरी स्टेज पे तो व्याकरण हम बच्चों को नहीं सिखाते, छठी क्लास से व्याकरण के नियम सिखाते हैं। लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा में तुलना करते हैं, ये बात कर सकते हैं बच्चे। जो भाषा बच्चे पढ़ रहे हैं और जो उनकी घर की भाषा है, मातृभाषा है, उन दोनों की आपस में तुलना करेंगे बच्चे। कह सकते हैं बच्चे ये बात कि मैं अपने घर पे तो इस बात को ऐसे कहता अपनी भाषा में और यहाँ पर मुझे ऐसे बोलनी पड़ती है। ये धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगेंगे, ये बात भी नहीं करेंगे बच्चे। आंसर इसका 3 होता है। कोई बच्चे भाषा सीख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई भाषा सीख रहे हैं, भाषा सीखते टाइम बच्चे क्या कर सकते हैं, उस भाषा की अपनी भाषा में तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की एक समस्या है। समावेशी कक्षा है जहाँ पर हर तरह के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट, हैंडीकैप्ड, हर तरह के बच्चे हैं। अब एक भाषा शिक्षक के लिए उसमें क्या समस्या हो सकती है उस कक्षा में। विद्यार्थियों की योग्यताओं में विभिन्नता होना नहीं, यह कोई समस्या नहीं होती। ये तो समावेशी कक्षा में ऐसा तो होता ही है। विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना ये भी होता है, क्योंकि हर बच्चे की योग्यताएं और रुचि समान नहीं होती, सबकी अलग अलग होती ही है, यह कोई समस्या नहीं होती। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, ये हो सकता है। समावेशी कक्षा में ऐसा हो सकता है कि भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाए। उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव भी नहीं हो सकता। इसका आंसर सी हो जाता है कि ऐसा माहौल न बन पाए जिसमें बच्चे भाषा सीख लें। एक ये समस्या पैदा हो सकती है समावेशी कक्षा में। आंसर इसका 3 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं हम। मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। इसका मतलब क्या हुआ, मदिरा क्या करती है। अब मदिरा भाषा का प्रयोग करना जानती है। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, अगर ये शब्द मदिरा बोल रही है तो भाषा का प्रयोग करना मदिरा जानती है। इतना क्लियर हुआ। अब मदिरा क्या करती है, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सही बात है, वो तो पूरी भाषा का प्रयोग करना जानती है, खाली सर्वनाम क्या। केवल सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अब केवल वाले ऑप्शन गलत ही होंगे हमेशा। केवल वाला फिर आ गया, ये गलत ही होगा। केवल वाला फिर आ गया, ये भी गलत ही होगा। तो इसका आंसर एक ही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाता है कि जो मदिरा है वह सर्वनाम वगैरह शब्दों का प्रयोग करना जानती है। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा। अब भाषा क्या है, भाषा के बारे में हमें बताना है। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ये ही वाला गलत होता है। ही का मतलब होता है ओनली। अब ओनली वाला ऑप्शन हमारा सिर्फ वाला ऑप्शन गलत होता है, केवल वाला। विद्यालय में ही सीखी जाती है, ही दोबारा आ गया, ये भी गलत है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सही बात है, मैं आपको बता चुका हूं अपनी रेगुलर क्लासेज में। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा के निश्चित नियम होते हैं। अगर आप नियमों से भटकोगे तो भाषा गलत हो जाएगी। सदैव व्याकरण के नियमों का ही पालन करती है। अब सदैव व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करती भाषा। भाषा में नियम होते हैं लेकिन हमेशा व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करेगी भाषा। तब इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है। पाठ्य पुस्तक, आप किताब, आप टेक्स्ट बुक, कोई बुक बना रहे हैं भाषा की, तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, नेगेटिव वाला उत्तर देना है हमें। कौन सा है, भाषा की विभिन्न छटाएं ये तो होनी चाहिए। अभ्यासों में वैविध्य ये भी होना चाहिए। पाठों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाठ्य वस्तु में वैविध्य ये भी होना चाहिए। आंसर इसका 3 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर क्या हो जाता है, 3। अब आप कोई किताब लिख रहे हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण उसमें पाठों की संख्या है, क्योंकि पाठों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ा ले कोई फायदा नहीं होता उससे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विभिन्न छटाएं, वैविध्य। विभिन्न छटाएं और वैविध्य से मतलब होता है अलग अलग तरह की भाषा हम बच्चों के सामने रख सके। भाषा की विभिन्न छटाएं बच्चों को मिले, भाषा में या अभ्यास में वैविध्य हो,
इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे अलग अलग तरह की भाषा पढ़ लें उस किताब के द्वारा, ये बात तो अच्छी है, इस बात का तो हम ध्यान रखेंगे, लेकिन पाठों की संख्या का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। थोड़ा बहुत रखते हैं लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण होता है पाठों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या करता है? बहुभाषिकता क्या करती है? सभी बहुभाषिकता क्या होती है मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। अब बहुभाषिकता के बारे में हमें आंसर देना है। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, गलत है। मतलब बहुभाषिकता क्या करती है, बाधक का रोल करती है, बाधा पैदा करती है भाषा को सीखने में, ये तो गलत है। कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, ये भी गलत है। बहुभाषिकता तो सीखने में एक संसाधन के रूप में काम आता है, शिक्षकों के लिए ज्ञान समस्या, ये भी गलत बात है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये सही बात है। आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। बहुभाषिकता क्या होता है, बच्चों की बौद्धिक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें सहायक होती है। कोई बच्चा एक से ज्यादा भाषाएं बोलता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि का विकास अच्छा होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना है। कौन सा कथन सही नहीं है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये बात तो सही है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में ही बनती हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि जब कोई बच्चा भाषा का अर्जन करता है तो वो अपनी मातृभाषा का ही अर्जन करता है, तो जो संकल्पनाएं, जो चीज बनाता है वो मातृभाषा में ही बनाता है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये तो गलत बात हो जाती है। भाषा अधिगम से मतलब हो जाता है कोई दूसरी भाषा सीखना है स्कूल में जाकर। अब भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है, हमेशा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कई जगह पर अनुवाद का सहारा लिया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये ऑप्शन भी सही है। आंसर इसका हो जाता है 3। तीसरा ऑप्शन गलत है और हमें नहीं वाला ही उत्तर देना था। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किस चीज को देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाना है, ये तो गलत बात है। बहुभाषिक कक्षा है मतलब एक कक्षा में एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तब हम उस कक्षा में बच्चों को ये थोड़ी कहेंगे कि आप एक दूसरे की भाषाओं में समानता देखो, अंतर करो, विश्लेषण करो कि कहाँ पर क्या अंतर है दोनों भाषाओं में। ऐसा नहीं कहते हम, बच्चों को बस भाषा बोलनी सिखाते हैं। आप कम महत्व, हम इसको कम महत्व देंगे। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य तो बहुत जरूरी है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, मतलब टीचिंग एड का तो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक पक्षों के प्रति संवेदनशीलता भी हम रखेंगे कि सभी बच्चों के लिए संवेदनशील रहेंगे, किसी बच्चे की भाषा या किसी बच्चे की संस्कृति की बेइज्जती न हो जाए, हर बच्चे की संस्कृति की इज्जत करनी है हमें, ये सब हम करेंगे। पहला ऑप्शन हम नहीं करेंगे। और कम है तो मतलब नेगेटिव वाला ही हमें उत्तर देना था, नेगेटिव वाला हमारा पहला है। आंसर इसका 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? अब प्राथमिक स्तर पर मतलब कक्षा 1 से 5 तक जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हम किस तरह की रचनाओं को स्थान देने चाहिए हमें? केवल वाला तो उत्तर नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। विदेशी साहित्य की रचनाएं, अब प्राय कक्षा 1 से 5 में हम विदेशी बातें थोड़ी बताएंगे, उन्हें अपने देश की बातें बताते हैं। ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई हों, जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ये बात सही है। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, ये भी गलत है। आंसर इसका 3 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। प्राइमरी क्लासेस में हम कोई किताब लिख रहे हैं, उसमें हम मुख्य तौर पर इस चीज़ पर बल देते हैं कि वह किताब, वह पुस्तक बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो, बच्चों के क्षेत्र से संबंधित हो, और उसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, मतलब बच्चों को अलग अलग प्रकार की भाषा की जानकारी हो जाए, सिर्फ एक प्रकार की ही भाषा न बच्चों को मिले। तो ये ऑप्शन सबसे सही है, ये मैंने आपको बता भी दिया था जब मैंने आपको पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण का हमारा उद्देश्य होता है कौशल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं अपनी रेगुलर क्लासेज में। जो कौशल होते हैं हमारे 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। हम जब द्वितीय भाषा किसी को सिखाते हैं दूसरी भाषा, उसका मतलब हमारा यही होता है कि बच्चे
के कौशलों का विकास हो जाए, बच्चे के में जो 4 कौशल हैं उनका विकास हो जाए। अब कौन सा हमारा उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव वाला हमें उत्तर देना है। बोलने की अक्षमता के अनुरूप लिखने की अक्षमता का विकास करना। अब लिखना तो हमें बच्चों को सिखाना ही है 4 कौशल, तो ये तो है हमारा एक उद्देश्य। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी को समझने की योग्यता का विकास करना, ये भी बात सही है। हिंदी को बच्चे समझ रहे हैं, या तो पढ़कर समझ रहे हैं या फिर सुनकर समझ रहे हैं, तो पढ़ना और सुनना भी हमें बच्चों को सिखाना है। व्याकरण के नियमों को हम कंटेस्ट नहीं कराते। दैनिक जीवन में हिंदी को समझने व बोलने की क्षमता का विकास भी हम करते हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, क्योंकि हमें नोट वाले उत्तर देना होता है। किसी भी बच्चे को अगर हम द्वितीय भाषा पढ़ा रहे हैं तो द्वितीय भाषा पढ़ाने का हमारा उद्देश्य वही होता है, कौशल। भाषा के 4 कौशल हैं, चारों कौशल हमें बच्चों को सिखाने हैं, बस इतना ही हमारा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर हम महत्व देंगे हिंदी भाषा का मूल्यांकन अगर हम कर रहे हैं? व्याकरणिक नियमों को हम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। सीखने की क्षमता का आकलन ये हम करेंगे। अब ये हम करेंगे कि सीखने की क्षमता का आकलन अगर हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें बच्चों की सीखने की क्षमता का हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा बच्चा किस तरह से क्या चीज़ सीख रहा है। काव्य सौंदर्य, इस पर भी हम ज़्यादा बल नहीं देते। निबंध लिखने की योग्यता पर भी हम ज़्यादा बल नहीं देते, क्योंकि हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, भाषा का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। कोई एक काव्य व निबंध पर ही ज़्यादा बल नहीं देंगे हम। इसका आंसर हमारा 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? हम बच्चों की भाषिक अक्षमता का आकलन कर रहे हैं, तो उसका कौन सा उचित तरीका है? संज्ञा शब्दों के उदाहरण दीजिए। बच्चों से ये कहना कि आप संज्ञा शब्दों के उदाहरण दे दीजिए, ये तो गलत है। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, ये सही है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था MUSC, ये जो C है, इस C का मतलब ही है क्रिएटिव होना, निर्माण करना। कहीं पर भी मस्क वाला ऑप्शन मिले वही हमारा हमेशा सही हो जाता है। उत्तर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। संज्ञा की परिभाषा को पूरा करना भी नहीं होगा, संज्ञा को परिभाषित करना भी नहीं होगा। हमारा किसी बच्चे की का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? बच्चों से ऐसा सवाल पूछना जिसमें बच्चे अपनी खुद की क्रिएटिविटी कुछ दिखा सकते हो, तो वो सबसे बेहतर तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर रहे हैं, मतलब बच्चे की स्पीकिंग स्किल का, बोलना सिखा रहे हैं बच्चों को। अब सबसे कम प्रभावी तरीका मतलब नेगेटिव वाला हमें आंसर देना है। सबसे कम प्रभावी कौन सा रहेगा तरीका? ऑप्शन देखते हैं इसके। संवाद, अदायगी, ये तो अच्छा है। बातचीत करना बच्चों के साथ, बच्चों की जो बोलना है सुधरेगा बातचीत करने के से तो। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास कराना, ये गलत है, इस पर कम बल देंगे। अगर हम व्याकरण पर आधारित कोई अभ्यास करा रहे हैं तो उसमें बच्चे बोलेंगे थोड़ी, तो ये सबसे कम है, बेकार है। बच्चों से कहना कि अपने अनुभव का वर्णन कीजिए, ये भी सही है, इसमें बच्चे खुद खुलकर कुछ भी बोल सकते हैं। बातचीत करना भी सही है। तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, क्योंकि हमें नोट वाले उत्तर देना था, नेगेटिव वाला, और नेगेटिव कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कोई बच्चा भाषा सीख रहा है तो कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, पहला ऑप्शन सही है। समृद्ध भाषिक वातावरण का मतलब होता है बच्चे के आसपास भाषा का माहौल है। अब ये बात तो सही है, बच्चे के आसपास भाषा का माहौल होगा तो बच्चा भाषा सीख जाएगा। भाषा के व्याकरणिक नियम, व्याकरणिक नियमों पर हम ज्यादा बल नहीं देते। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, इस पर भी हम ज्यादा बल नहीं देते। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर भी हम नहीं बल देते। इन चीज़ों से बच्चे भाषा का पूरा प्रयोग करना नहीं सीख सकते। और भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1, भाषा का माहौल। अगर हम उस माहौल में रहें जिस माहौल में सब लोग भाषा बोल रहे हैं तो हम भी उस भाषा को सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय एक शिक्षक हैं आप, और आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो सही से देख नहीं सकते। भाषा सिखाते समय आप किस चीज पर ध्यान देंगे? पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करने पर बल देंगे, क्योंकि बच्चे देख नहीं सकते तो हम उन्हें क्या करेंगे? मौखिक भाषा का प्रयोग करने पर बल देंगे, हो सकता है,
क्योंकि बिना देखे भी बच्चे भाषा को बोल सकते हैं, ये उत्तर हो सकता है हमारा। उन्हें कक्षा में अलग से बैठा देंगे, गलत बात है। हम बच्चों को अलग से नहीं बैठा सकते, इससे क्या होगा, बच्चों के बीच भेदभाव बढ़ेगा, और भेदभाव हम नहीं बढ़ाते, सामूहिकता बढ़ाते हैं, अपनी कक्षा में भेदभाव नहीं बढ़ाते। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे, इससे भी भेदभाव बढ़ेगा। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने पर बल देंगे, इससे क्या होगा, बच्चे देख ही नहीं सकते तो आप कम पाठ वाली का निर्माण करें, ज़्यादा पाठ वाले का निर्माण करें, इससे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर इसका एक ही हो जाता है। अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनके लिए हम सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर, मौखिक भाषा पर हम बल दे सकते हैं। आंसर इसका एक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुभाषिकता। अब बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता से क्या होता है, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, गलत बात है। भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, ये भी गलत बात है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी गलत बात है। भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ये सही बात है। बहुभाषिकता क्या होता है, एक संसाधन होता है सीखने का, संसाधन होता है बहुभाषिकता सीखने का। ऑप्शन हमारा 4 हो जाता है इसका उत्तर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बच्चे विद्यालय आने से पहले। अब जब बच्चे विद्यालय आते हैं उससे पहले ही कितनी भाषा बोलने सीख जाते हैं, उसका हमें सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों में पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये तो गलत है। चारों कौशलों में तो अधिकार नहीं रखते, बच्चे भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, लेकिन जो उसके कौशल है उन पर पूर्ण अधिकार नहीं रखते। बच्चे अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं, ये बात सही है। जो भाषा की व्यवहारिक कुशलता है, एक्सपर्टनेस है बच्चों की, उसके साथ आते हैं विद्यालय। बच्चे भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कोरी सलेट होते हैं, ये भी गलत बात है। कोरी सलेट नहीं होते, काफ़ी ज्ञान होता है बच्चों को जब बच्चे स्कूल आते हैं। भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते, ये भी गलत है। भाषा प्रयोग तो कर सकते हैं बच्चे भाषा का, लेकिन जो चारों कौशल है उनमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं। हम बच्चों के कौशलों को सुधारते हैं, भाषा का प्रयोग बच्चे पहले ही करना जानते हैं। तब इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कि बच्चे विद्यालय आते समय अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप निम्न में से किसे सर्वाधिक उचित मानते हैं। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में ऐसी कक्षा जिसमें बच्चे बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, उस कक्षा के संदर्भ में आप किस चीज को सही मानते हैं। सूर्य अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार लिखिए, ये तो गलत है। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआ जो शब्द है उन्हें आपकी भाषा में क्या कहते हैं, ये बताइए। ये लाइन सही है, ये लाइन बहुभाषिकता से मिल रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग बच्चों से कह रहे हैं कि आप अपनी भाषा में इन शब्दों को बताइए क्या कहते हैं अपनी भाषा में। लठ, खत, वाक्यों के हिंदी रूप कंठस्थ मतलब याद रटना, रटाते हम कुछ नहीं है। स्वतंत्र रूप से वाक्य को या शब्द को 10 बार बोले, ये भी गलत है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाता है। बहुभाषिकता में क्या होता है, हम बच्चों की जो सभी भाषा है मातृभाषा उनको सम्मान देते हैं, और ये लाइन बच्चों की मातृभाषा को सम्मान ही दे रही है कि इस शब्द को आपकी भाषा में क्या कहेंगे, आप बोलकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन कर रहे हैं तब कौन सा कथन है उचित नहीं होगा। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, गलत बात है। जो हमारा मूल्यांकन है वह बच्चों को श्रेणियों में विभाजित नहीं करता, बच्चों की कमियों का पता लगाता है जिससे कि हम उनकी कमियों में सुधार कर सकें, लेकिन श्रेणियों में विभाजित नहीं करता बच्चों को। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता के बारे में जानकारी देता है, ये बात तो सही है। यह बताता है कि बच्चे को किस तरह की मदद की और जरूरत है, ये बात भी सही है। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, सही बात है। ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं, पहले वाला ऑप्शन ही गलत है, और हमें नहीं वाला नेगेटिव वाला ही उत्तर देना है, और नेगेटिव वाला उत्तर हमारा पहला ही है। मूल्यांकन हमारा कभी भी बच्चों को श्रेणियों में विभाजित नहीं करता कि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो तो हम कर देते हैं मूल्यांकन के बाद। लेकिन मूल्यांकन क्या करता है, बच्चे की कमियों का बता देता है हमें कि किस बच्चे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है और किस बच्चे में अभी भी कहाँ पर कमी है, जिससे कि हम उस बच्चे की उस कमी को सही कर सके।
न कि बच्चे को हम श्रेणियों में विभाजित करेंगे। अगर हम बच्चे को श्रेणियों में विभाजित करेंगे, इससे बच्चों में भेदभाव बढ़ जाएगा। भेदभाव हम कक्षा में कभी भी नहीं बढ़ाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में से किस पक्ष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अब कहानियों व कविताएं जो हम प्राथमिक कक्षा में यूज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था बाल साहित्य जब आया था कि जब वो बाल साहित्य होता है, बाल साहित्य में हम कहानियां व कविता लेते हैं बच्चों को भाषा सिखाने के लिए। अब उन कहानियों व कविताओं में हम सबसे ज्यादा बल किस चीज पर देंगे? कहानियों व कविताओं की व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना गलत बात है। छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा है, प्राइमरी क्लासेज हैं, छोटे बच्चे, उनको हम व्याकरण के नियमों की जानकारी थोड़ी देंगे कहानियों के द्वारा। छोटे बच्चों को तो हम भाषा बोलनी सिखाते, पढ़नी सिखाते, वही बड़ी बात है। घटनाओं, शायरों व पदों में दोहराव, ये बात सही है। बाल साहित्य में दोहराव होना चाहिए। जितना दोहराव होगा उतना ही बच्चे उस चीज को जल्दी से पढ़ लेंगे, जल्दी से समझ लेंगे। एक बात को हम एक बार कहकर आगे चले जाएंगे, दोहराव नहीं करेंगे, बच्चे भूल जाएंगे। दोहराव होगा तो बच्चे याद कर रख लेते हैं उस बात को। प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियों, इससे भी कोई मतलब नहीं है बच्चों को कि कौन सी कहानी कितने बड़े लेखक ने लिखी है। छोटे बच्चे को क्या मतलब इससे? प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता, यह भी गलत है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई उपदेशक दे सके उस कहानी के बारे में, उस कविता के बारे में, यह भी गलत है। बच्चों का क्या है, सबसे मेन पॉइंट क्या है, हम बच्चों को कहानियां और कविताएं पढ़ाते हैं, उनकी खुद की मातृभाषा में पढ़ाते हैं और इस तरह से पढ़ाते हैं जिससे कि उनमें दोहराव आ जाए शब्दों में। इससे क्या होगा, बच्चे उन चीज़ों को रट लेंगे जब दोहराव आएगा। ये होता है प्राइमरी क्लासेज में। नेक्स्ट बात करते हैं हम भाषा की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा की प्रकृति मतलब भाषा की विशेषताएं व प्रकृति जब हमने पढ़ा था रेगुलर क्लासेज में, वहां से क्वेश्चन है ये। अब ये कह रहा है कि कौन सा कथन उचित नहीं है, नेगेटिव वाला उत्तर देना है हमें। पहला ऑप्शन है हमारा, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। ये बात तो सही है कि एक दो भाषाएं एक दूसरे के साथ अगर चलेंगी तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेंगी, इससे फलेंगी फूलेंगी, ये बात सही होती है। सेकंड ऑप्शन है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये भी बात सही है, हमने पढ़ लिया था इसे भी। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी, ये बात भी सही है। हम भाषा का जितना प्रयोग करेंगे उतनी भाषा जल्दी सीखेंगे। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है, जो कि हमारा सही हो जाता है क्योंकि हमें नोट वाला ही आंसर देना है, नेगेटिव वाला। तो उत्तर हमारा 4 हो जाता है। भाषा व्याकरणिक नियमों का कठोरता से पालन नहीं करती। व्याकरणिक नियमों के अनुसार भाषा बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कठोरता से वह व्याकरणिक नियमों के पीछे पीछे ही चलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य होता है? हम प्राइमरी स्टेज में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, उससे क्या तात्पर्य है उसके बारे में हमें बताना है कि प्राइमरी स्टेज में हम बच्चों को किस प्रकार की भाषा क्या सिखाते हैं। भाषा का व्याकरण सिखाना, व्याकरण हम बच्चों को कक्षा 6 से सिखाते हैं, 1 से 5 तक नहीं सिखाते हैं। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, साहित्य भी हम बच्चों को कक्षा 6 से पढ़ाना सिखाते हैं, कक्षा 1 से 5 तक नहीं सिखाते हैं। भाषा प्रयोग सिखाना, हाँ, प्राइमरी क्लासेस में हम बच्चे को भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं जिससे कि बच्चे भाषा का प्रयोग करना सीख लें। और मैंने आपको बताया था मस्क कहीं पर भी मिल जाए उत्तर वही होगा। यू का मतलब होता है भाषा का प्रयोग करना, तब यू मिल गया मस्क में से, आंसर हमारा यही हो जाता है। भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, छोटे बच्चों को वैज्ञानिक तथ्य से क्या मतलब, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कलिका हिंदी भाषा बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोई बच्चा हिंदी भाषा को बोलते समय कई बार अटक रहा, तो इनमें से आप क्या करेंगे? कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। अब कलिका अटक रही है और हम दूसरे बच्चों से कह रहे हैं कि आप कलिका के सामने सही तरीके से बिना अटके बोले, तो ये तो थोड़ा सही नहीं लगता। इससे तो कलिका को लगेगा कि हाँ वो कुछ बड़ी गलती कर रही है। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये बात सही है कि आप शिक्षक हैं, धैर्य रखेंगे और कलिका से कहेंगे कि आप धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते रहो, आप बोलना सीख जाओगे, ये बात सही हो जाती है।
उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि आप भी हूबहू ऐसे ही बोलो, ये भी गलत हो जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। कलिका हिंदी बोलते हुए अटक रही है, तो हम धैर्य रखेंगे और कलिका से कहेंगे कि आप सहज अभिव्यक्ति मतलब बोलने के प्रयास करो, बोलो, आप भी सही से बोलने लगोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पठन कुशलता मतलब बच्चों को हम पढ़ाना सिखा रहे हैं, कोई चीज पढ़ना। अब उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर ध्यान देना गलत बात है। पढ़ने में अर्थ निर्माण करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उच्चारण तो बाद में आता है। पढ़ने में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्थ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। ये बात सही है, पढ़ने में हम जो अलग अलग संदर्भों की सामग्री है, अलग अलग सामग्री का प्रयोग करेंगे हम। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास ये तो गलत होते हैं। भाषिक संरचनाओं का अभ्यास वो भी गलत होता है। आंसर हमारा सेकंड होता है। ये जो संदर्भ आता है ना, संदर्भ शब्द, ये पॉजिटिव होता है। उत्तर हमारा ये होता है बहुत बार संदर्भ। पाठक अगर हम बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं तो विभिन्न संदर्भों की सामग्री देंगे, बच्चों से कहेंगे कि आप इस सामग्री को पढ़ो, इससे बच्चे पढ़ना सीख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना है, ध्यान रखो, नेगेटिव वाला। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से नियम बनाए जाते हैं, ये बात सही है। बच्चे क्या करते हैं, परिवेश से जो भी भाषा प्राप्त हो रही है उन्हें, उससे में अपने नियम बना लेते हैं, भाषा के खुद ही बना ही लेते हैं। हर कोई आई के साथ एम बोलता है, आई के साथ एम बोलता है, तो बच्चा समझ जाएगा कि आई के साथ हमेशा एम ही बोला जाएगा। तो बच्चे सहज रूप से अपने नियम बना लेते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, ये बात भी सही है। भाषिक परिवेश ही नहीं होगा, बच्चे भाषा कद्दू सीखेंगे। इसमें भाषिक समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, ये बात भी सही है। भाषा अर्जन करते टाइम बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भी सीखते हैं भाषा के माध्यम से, क्योंकि वे समाज में होते हैं। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये गलत बात है। भाषा अर्जन में भाषा के नियम नहीं सीखे जाते और नेगेटिव वाला ही हमें उत्तर देना था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। भाषा अर्जन में बच्चा भाषिक माहौल में रहकर खुद भाषा बोलनी सीख जाता है, भाषा के नियम नहीं सीखता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि की कक्षाएं एक तरह की भाषा की कक्षाएं ही हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? तभी हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना है, सबसे कमजोर कथन बताना है हमें। अब गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की जो कक्षाएं हैं वे भी भाषा की कक्षाएं हैं, क्योंकि उसमें भी हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर कथन है जो इस बात को सपोर्ट करता है? विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी किसी न किसी भाषा में ही होती है, सही बात है ये तो, कि जो कंसेप्ट हैं उन सब्जेक्ट के वे भी किसी न किसी भाषा में तो होंगे, ये बात सही है। विभिन्न अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में ही बनती है, ये भी बात वही हो जाती है पहले वाली ही। विभिन्न विषयों के अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, ये बात भी सही है। विभिन्न विषयों को पढ़ने में भाषा एक साधन का कार्य करेगी, ये बात भी सही है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य है, ये गलत है। अगर हम गणित सिखा रहे हैं बच्चों को, हो सकता है गणित सीखते टाइम बच्चे कुछ भाषा भी सीख लें, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं होता कि हम बच्चों को भाषा सिखाएं गणित पढ़ाते टाइम। तब विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य नहीं होता। हमें नेगेटिव वाला ही उत्तर देना था। ऑप्शन नंबर इसका 4 हमारा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिल भाषी सुहेल पराए भजन को भजन कहता है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तमिल भाषी सुहेल क्या करता है, भजन शब्द को भजन बोलता है। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हम कोई टीचिंग एड, भाषिक सामग्री यानी कि टीचिंग एड का यूज कर रहे हैं और टीचिंग एड के द्वारा हम बच्चों को कुछ भी बता सकते हैं, वो बात अच्छी होती है। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। सीधा सीधा हम नहीं बताते बच्चों को कि उनमें गलती क्या है, हम बच्चों को सीधा सीधा नहीं बताते। भजन शब्द का बार बार अभ्यास भी नहीं कराते हम। सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए भी नहीं डांटेंगे हम। तो आंसर इसका पहला हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1।
सुहेल को क्या कहेंगे, हम ऐसी सामग्री देंगे जिससे कि वह भजन को सही तरीके से बोलना सीख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है। मैंने आपको बताया था कहानियां क्या करती हैं, एक तो इंटरेस्ट पैदा करती हैं, दूसरा बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता वगैरह को बढ़ाती हैं। कहानियों के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब देखते हैं कहानियां किस प्रकार मदद करती हैं शिक्षण में, भाषा विकास में। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे के खाली समय का सदुपयोग करने में गलत बात। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, गलत बात। छोटे बच्चों के लिए वैसे ये हो सकता है, छोटे बच्चों के लिए कविताएं व कहानियां पाठ्य पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, ये बात सही है। ये भाषिक नियम सिखाती है, भाषा के तो नियम सिखाते ही नहीं हम बच्चों को। तब कहानियों के बारे में ऑप्शन नंबर 3 सही है। कहानियां क्या करती है, बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य वस्तु में लोकगीतों को शामिल करने के कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे कम, नेगेटिव वाला उत्तर देना है हमें, नेगेटिव वाला, ध्यान रखना इस बात को। लोकगीतों को हम बच्चों को सिखाते हैं, लोकगीतों से मतलब जो क्षेत्रीय गीत होते हैं, किसी भी क्षेत्र के कुछ गीत होते हैं, उन गीतों को हम हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में रख देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इनको पढ़ाने का क्या हमारा उद्देश्य होता है, नेगेटिव वाला जो सबसे कम उद्देश्य होता है वो हमें बताना है। लोकगीतों की रसानुभूति, ये तो होता है, लोकगीतों में उतार चढ़ाव आएगा, एक रिदम के साथ लोकगीत गाए जाएंगे तो बच्चों को मजा आएगा, इंटरेस्ट बच्चे उन लोकगीतों में लेंगे, रसानुभूति तो होगी बच्चों को लोकगीतों की। लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, ये बात भी होगा। लोकगीत हमारे भारत के बारे में होंगे, हमारी संस्कृति से परिचित कराते हैं। एक बात और ध्यान रखें आप, यहाँ पर लोकगीतों के द्वारा हम संस्कृति की विशेषता बताते हैं, किसी एक विशेष राज्य की विशेषता नहीं बताते। लोकगीतों के द्वारा हमारी जो भारत की संस्कृति है उस संस्कृति की जानकारी देते हैं। लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया करना, ये बात भी है। जो लोकगीतों के द्वारा बच्चों को हम भाषा प्रदान कर रहे हैं, उस भाषा की विशेषताएं से भी बच्चे परिचित हो जाएंगे कि हाँ ऐसी भाषा होती है। लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी हम नहीं देते, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। हम संस्कृति की विशेषताएं बता सकते हैं, किसी एक विशेष राज्य की जानकारी लोकगीतों के द्वारा नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। सांकेतिक भाषा भाषा का प्राथमिक रूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाता है। प्राथमिक रूप से मतलब हो जाता है सबसे पहला रूप भाषा का सांकेतिक भाषा ही होती है। हम किसी भाषा को पहले संकेतों के द्वारा यूज करना सीखते हैं, मौखिक व लिखित रूप उसका बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यपुस्तक की भाषा, पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक मतलब किताब, टेक्स्ट बुक की भाषा, पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तत्सम प्रधान होनी चाहिए, गलत। तद्भव प्रधान होनी चाहिए, ये भी गलत है। आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, ये भी गलत है। बच्चे की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ये बात सही है। जो हमारी पाठ्यपुस्तक है उसकी भाषा या वह पाठ्यपुस्तक बच्चे की भाषा से या बच्चे के आस पड़ोस से मिलती जुलती होनी चाहिए। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं और सबसे कम महत्वपूर्ण यानी कि नेगेटिव वाला हमें उत्तर बताना है। अधूरी कहानी को पूरा करना, ये बात तो सही है। बच्चे अधूरी कहानी को पूरा करेंगे, लिखेंगे और अपने दिमाग से कुछ भी पूरा कर सकते हैं, तो क्रिएटिविटी भी बच्चे अपनी दिखा सकते हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मक लेखन तो सही होता है, MUSC, इसमें C का मतलब सृजनात्मक ही होता है। अब सृजनात्मकता पर हम बल देते हैं। आंखों देखी घटना को लिखना, ये बात भी सही है। बच्चे अपने अनुसार अपने अनुभव को लिखेंगे तो वे कुछ भी लिख सकते हैं, हमने बच्चों को छूट दे दिया है। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि पर हम बिल्कुल भी बल नहीं देते। प्रतिलिपि से मतलब होता है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको देखकर जो का तो आप यहाँ पर लिखो। आपको हम कुछ भी फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही लिखो, तो फ्रीडम हम बच्चों को हमेशा देते हैं। प्रतिलिपि होता है, अनुलिपि होता है, श्रुतलिपि होता है, श्रुतलेख होता है, वो सब गलत होता है। हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। लेखन कुशलता में प्रतिलिपि बेकार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बच्चे भाषा सीख रहे हैं, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा का व्याकरण गलत बात है। व्याकरण तो हम बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर की बात अगर होती तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक लिखा हुआ होता है, तब अगर नहीं लिखा तो ये प्राथमिक स्तर की बात है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा का व्याकरण। पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक भाषा सीखने में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, भाषा का शिक्षक भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। भाषा का विभिन्न रूपों में प्रयोग, ये सही है। भाषा अर्जन क्या होता है? बच्चे अपने समाज में भाषा का प्रयोग करते करते भाषा बोलने सीख लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम भाषा अर्जन कहते हैं। अब भाषा अर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? भाषा का प्रयोग करना, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाता है। इसके अलावा भी अगर हम मस्क की भी बात करें, MUSC, कहीं पर भी ये चारों में से कोई ऑप्शन आपको मिले, उत्तर वही होता है। ये यू यही कह रहा है, भाषा का प्रयोग करना, यू का मतलब यूज, भाषा का प्रयोग करना, वैसे भी उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं? मैंने अभी आपको बताया था, पत्र पत्रिकाएं तो साधक होती हैं, साधक, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। और हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है, किताब, वो होती है साधन। किताब तो साधन होती है, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह साधक होते हैं भाषा सीखने में। इसका आंसर 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा स्वयं में क्या है? एक विषय मात्र है, गलत। विषय के अलावा तो बहुत चीज है भाषा। संप्रेषण का एकमात्र साधन है, गलत बात है। एकमात्र नहीं है, संप्रेषण का साधन है लेकिन एकमात्र नहीं है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बात सही है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा के निश्चित नियम होते हैं। एक जटिल चुनौती है, ये भी गलत बात है। भाषा अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा का प्रयोग। अब भाषा का प्रयोग कहाँ होता है वह हमें बताना है। केवल परीक्षा में होता है। अब केवल वाला उत्तर नहीं होता कभी भी, सीटेट में कभी भी केवल वाला उत्तर नहीं होता। ऑप्शन इसका हो जाता है 4। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, जीवन की अलग अलग स्थितियों में होता है। पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी में कहीं भी हो जाता है भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। ये आ गया हमारा क्रमिक प्रगति, और मैंने अभी आपको बताया था क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा हम रखते हैं वो पोर्टफोलियो से रखते हैं। क्रमिक प्रगति कहाँ पर है? ये रहा पोर्टफोलियो। आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, या भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या होती है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। अभ्यास परक होनी चाहिए, मतलब अभ्यास होने चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में। अब भाषा की पाठ्य पुस्तक में हम इतना अभ्यास पर बल नहीं देते। मैथ की, गणित की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास जरूर होना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या होती है? साधन होती है। ये भाई अभी तो मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाता है आंसर। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन होती है, और जो मैगजीन वगैरह होती हैं, नोवेल वगैरह, बाकी जो सेकेंडरी चीजें होती हैं वे होती हैं साधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। हम बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं तो कौन सा तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी है? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रक्रिया व्यक्त करना, ये बात तो सही है। बच्चों से अगर हम प्रश्न पूछेंगे और उनसे कहेंगे जो सामग्री आपने पढ़ी है उस पर अपने प्रतिक्रिया दो, उससे हम बच्चों की भाषा के बारे में अंदाजा लगा लेंगे कि बच्चों की भाषा का कितना प्रयोग करना आता है। श्रुतलेख मैंने बताया था बेकार होता है। लिखित परीक्षा बेकार होती है। जो लिखित परीक्षा है इसके बारे में, इसके द्वारा हम बच्चों की पूरी भाषा का अंदाजा नहीं लगा सकते। प्रश्नों के उत्तर देना, कुछ हम निश्चित प्रश्न पूछ रहे हैं उनके उत्तर देना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। आंसर इसका 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत किया जाना चाहिए, गलत बात है। बहुभाषिक कक्षा में हम बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग पर बल देते हैं। बच्चों से कहते हैं आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करो। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाता है। ही सदैव, ओनली आ गया, ओनली वाला ऑप्शन नहीं होता कभी भी। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित होता है, ये भी गलत है। बच्चों की मातृभाषा का ही प्रयोग, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित नहीं होता। बच्चों से हम कहते हैं कि आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं।
बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराते हैं। हम बच्चों का यही काम करते हैं, बच्चों की मातृभाषा को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, और जो असली भाषा है जो हम पढ़ा रहे हैं मानक भाषा, उस भाषा की जानकारी भी धीरे धीरे बच्चों को देते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, तो भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य कौन सा हो सकता है? भाषा की बारीकी व सौंदर्य बोध को सही रूप से समझाने की अक्षमता, ये तो नहीं होता। ये अपर प्राइमरी में हो सकता है, उच्च प्राथमिक में, और उच्च प्राथमिक यहाँ पर ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो ये प्राथमिक की बात है, और प्राथमिक में ये नहीं होगा। भाषा के व्याकरण पर हम बल नहीं देते। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये सही है। ये क्यों सही है? मैंने आपसे कहा था मस्क। इन चारों में से एक भी ऑप्शन मिल जाए, उत्तर वही होगा। सी का मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब बच्चों को हम क्रिएटिव बना रहे हैं, तो आंसर इसका सी ही हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को, अब बच्चों की जो व्याकरण की समझ है उसे हम कैसे माप सकते हैं? निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। निबंधात्मक ये लॉन्ग क्वेश्चन के द्वारा हम व्याकरण की समझ को नहीं माप सकते। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये बात सही है। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से हम आंक सकते हैं। जिस संदर्भ में बात हो रही है उस संदर्भ में हम कोई व्याकरण का क्वेश्चन बच्चों से कर लेंगे। मैंने आपसे बताया था जो संदर्भ लिखा हुआ है ये पॉजिटिव बात है, ये उत्तर होता है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से यहाँ का जाना चाहिए। केवल केवल वाला तो कभी भी सही नहीं हो सकता। आंसर इसका सेकंड हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। कहीं पर भी संदर्भ लिखा हुआ हो उसका मतलब है वह सही बात होती है, संदर्भ में कोई भी चीज काम कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या होता है? प्रश्न पूछ रहे हैं हम, प्रतिक्रिया जान रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं बच्चे, या वर्णन कर रहे हैं किसी चीज का, ये क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके होते हैं, सही बात है। इनके द्वारा हम बच्चों का आकलन भी कर सकते हैं कि बच्चों को भाषा का कितना ज्ञान है, और बच्चों को भाषा भी सिखा सकते हैं प्रश्न उत्तर करके, उन्हें प्रतिक्रिया में बातचीत में शामिल करके, इस तरह से। केवल वाला उत्तर नहीं होगा, तो ये तो नेगेटिव हो जाता है। भाषा आकलन के तरीके मात्र है, मात्र का मतलब भी केवल ही हो जाता है, तो इसका तो उत्तर वैसे भी एक ही है, आंसर हमारा एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा का टीचर है कोई, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना गलत बात है। अगर बच्चे कोई गलतियां कर रहे हैं, हम कठोर नहीं हो सकते, हमें तो सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव रखकर उन गलतियों को दूर करना होता है। भाषा की पाठ्यपुस्तक का भी इतना अहम रोल नहीं होता। भाषा का आकलन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आकलन के द्वारा हम बच्चों के ज्ञान पता लगा सकते हैं। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, ये सही है, ये भी गलत हो जाता है। आंसर हमारा हो जाता है 4, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, और ये भी आ जाता है हमारा मस्क में से ही। यू का मतलब यही होता है भाषा का प्रयोग करना, और कोई भी ऑप्शन यहाँ से मिले हमेशा उत्तर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। हमारा भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य होता है? मैंने भाषा के उद्देश्य आपको पढ़ा दिए हैं, सभी रेगुलर क्लासेस पढ़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। भाषा सीखने का सिखाने का क्या उद्देश्य होता है? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी सही हो जाए, यही सही हो जाता है। भाषा का प्रयोग आ गया, भाषा का प्रयोग करने से मतलब होता है MUSC, मस्क में से एक ऑप्शन मिल गया, उत्तर हमारा अब वही होगा। अपनी बात को कहना सिखाना, ये बात सही है, या सीखना। दूसरे की बात को समझना सीखना, ये भी सही है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये बात भी सही है। हमारे ये सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही उद्देश्य हमारा ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये मस्क में से आ गया, MUSC में से, तब आंसर हमारा एक ही होता है। सबसे हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा सिखाने का क्या होता है कि बच्चे भाषा का प्रयोग करने लगे अलग अलग स्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? अब भाषा की कक्षा में एक टीचर क्या उम्मीद लगा सकता है अपने बच्चों से? बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, ये बात सही है। हम बच्चों से उम्मीद लगाते हैं कि बच्चे, जो सवाल हम बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर सृजनात्मक रूप से
सवालों के उत्तर दें, न कि बंधे बंधाए उत्तर दें। हम बच्चों से बंधे बंधाए उत्तर रटे रटाए नहीं पूछते, क्रिएटिव आंसर पूछते हैं। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, गलत बात है। संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, गलत बात है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, गलत बात है। मातृभाषा को तो हम बढ़ावा देते हैं, मातृभाषा में बच्चों का विकास अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह होता है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। ये क्या हुआ? भाषा अर्जन करना हुआ। बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने परिवेश से भाषा सीख रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है? बच्चों को बिल्कुल भी भाषा नहीं पढ़ाई जाए, गलत बात है। बच्चों की भाषा में सुधार की तो जरूरत होती ही है, बच्चों को भाषा तो पढ़ानी पड़ेगी। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये बात सही है। बच्चे क्या करेंगे? अपने परिवेश से भाषा सीख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं इस लाइन के संदर्भ में? बच्चों को भाषिक परिवेश उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि बच्चे उस परिवेश से भाषा सीख लें। आंसर हमारा 2 हो जाता है। बच्चों को केवल वाला ऑप्शन कभी भी नहीं होता। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा वाला भी गलत होगा। नॉर्मल भाषा हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, सरल भाषा नहीं करते। तो ऑप्शन इसका हो जाता है, उत्तर हो जाता है 2, कि बच्चे परिवेश से भाषा सीख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि बच्चों को भाषिक परिवेश प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि बच्चे अपने परिवेश से भाषा सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वर्ड मीनिंग। बच्चों को वर्ड मीनिंग बताने की सबसे अच्छी पद्धति है बच्चों से खुद से कहना कि आप खुद इस शब्द का अर्थ निकालो। इस लाइन में, इस पाठ में इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, आप खुद सोचो, खुद बताओ। टीचर नहीं बताता कभी भी। अब बच्चों को वर्ड मीनिंग बताने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? शब्दों की व्याख्या करना, गलत बात है। शिक्षक द्वारा शब्द का अर्थ बताना, ये भी गलत बात है। वाक्य में प्रयोग करके बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देना, ये सही है। शब्दकोश देखना भी गलत बात है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। शब्दार्थ बताने की सबसे अच्छी पद्धति है बच्चों से खुद कहना कि आप खुद अनुमान लगाओ। बच्चों को अनुमान लगाने के अवसर देना कि आप खुद अनुमान लगाकर सोचो कि शब्द का क्या अर्थ हो सकता है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना, कोई बच्चा सुन रहा है तो सुनने के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर कोई बच्चा सुनेगा ही नहीं तो वह बोलेगा भी नहीं। तब सुनना बोलने की सबसे पहली कड़ी होता है और सुनना बोलने के अंदर आता है, ये बात तो ठीक है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक होता है, सही बात है, क्योंकि अगर एक भी कौशल पीछे रह गया तो कौशलों का विकास भी पीछे रह जाएगा। तब सुनना कौशल दूसरे कौशलों के विकास में सहायक सिद्ध होगा। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक होता है, सही बात है, यह बात भी सही है। अगर कोई बच्चे के सुनने कौशल का विकास हो गया तो बच्चा भाषा के नियमों को पहचान सकता है, उनका वर्गीकरण व निर्माण कर सकता है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये गलत है। आंसर इसका 4 गलत है और हमें नोट वाला नहीं वाला ही उत्तर देना था। तब आंसर हमारा इसका हो जाता है 4। आंसर इसका 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण? अगर हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण किस पक्ष पर हम बल देंगे? सबसे पहला पॉइंट है हमारा सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। इस पर हम कम महत्वपूर्ण होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इस पर बल देते हैं कि बच्चों का साफ लेख लिखना सिखाते हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण, ये तो शिक्षण सहायक सामग्री होता है। प्रिंट समृद्ध वातावरण क्या होता है? कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री दिखाना। अब इससे तो लिखना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। प्रिंट समृद्ध वातावरण से बच्चे पढ़ना सीख सकते हैं, देखना सीख सकते हैं, लिखना नहीं सीखेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बच्चों को टीचिंग एड दिखा रहे हैं, उससे बच्चे लिखना तो नहीं सीख सकते ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने अनुभव को लिखने के लिए कहना, ये बात भी सही है। लिखित कार्य पर शिक्षक की टिप्पणी भी सही है। बच्चों के लिखित कार्य की शिक्षक तारीफ कर रहा है या उन पर चर्चा कर रहा है उस लिखित कार्य पर, ये भी सही रहता है, चर्चा वगैरह करना आपस में। बेइज्जती नहीं कर सकते हम, लेकिन चर्चा कर सकते हैं, प्रतिक्रिया।
तब इसका आंसर कौन सा है, कम महत्वपूर्ण, यानी कि नेगेटिव वाला उत्तर देना था हमें। इसका आंसर प्रिंट समृद्ध वातावरण हो जाता है। प्रिंट समृद्ध वातावरण क्या होता है, कक्षा में टीचिंग एड वगैरह दिखाना होता है, और इससे बच्चे लिखना नहीं सीखेंगे। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप में सहायक होती है। अर्थ, कोई बच्चा अर्थ समझ रहा है, अर्थ समझने में क्या चीज सहायक होती है, मौन वाचन या मौन पठन। कहां पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। कभी भी अर्थ समझने के लिए हम मौन पठन का सहारा लेते हैं, मौन पठन का प्रयोग ही हम अर्थ समझने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। कौन सा तत्व है कविता का जो उसे गद्य से अलग करता है। गेयता हो सकता है, कविता गाई जाती है, गद्य को गाया नहीं जाता। भाषा स्वरस्ट की महत्वता, भाषा का तो दोनों में प्रयोग कर सकते हैं हम। शब्द भंडार भी दोनों बढ़ाता है। भाषा की विभिन्न छटाएं, अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग भी हम दोनों में कर सकते हैं। लेकिन गेयता एक ऐसा है जो कविता को गद्य से अलग करता है। कविता का गायन होता है, गद्य का गायन नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका एक आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परस्पर बातचीत मुख्यतः, परस्पर बातचीत करने से क्या होता है, पढ़ने लिखने में सहायक होती है, गलत बात है। बोलने और सुनने में सहायक हो सकती है, पढ़ने लिखने में थोड़ी सहायक होगी बातचीत है। समय की बर्बादी होती है, ये भी गलत बात है। अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, ये भी गलत बात है। सुनने व बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है, आंसर इसका डी होता है। बच्चे अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वे सुनना और बोलना सीख रहे हैं। ऑप्शन इसका 4 हो जाता है, आंसर इसका 4 हो जाता है। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल क्या कर रहा है, पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, पढ़ने में अटक रहा है, लेकिन अवबोधन अर्थ सही तरह समझ रहा है। सुहेल किसी लिखित सामग्री का अर्थ तो समझ रहा है, लेकिन पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उस चीज को रीड आउट करने में, प्रोनाउंस करने में किसी भी चीज को सुहेल को कठिनाई हो रही है। तो ये कौन सी समस्या हुई, डिप्रेशन नहीं हुई, डिस्मोर्फिया नहीं हुई, डिसलेक्सिया हुई। आंसर इसका 3 हो जाता है, ऑप्शन नंबर। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। मंजू 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। 8वीं कक्षा का मतलब होता है अपर प्राइमरी क्लास, उच्च प्राथमिक कक्षा। अपर प्राइमरी क्लास में हम 2 चीजों पर बल देते हैं, एक तो व्याकरण पर देते हैं बल, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण प्लस साहित्य, ये 2 चीज ही हैं, इन पर ही हम बल देते हैं अपर प्राइमरी क्लासेज में। और प्राइमरी क्लासेज में हम बल देते हैं मस्क पर। मस्क के बारे में मैंने आपको बता दिया था। प्राइमरी क्लासेज में हम मस्क पर बल देते हैं, बच्चों के मूल्यों का निर्माण करते हैं, भाषा प्रयोग करना सिखाते हैं, भाषा के कौशलों का निर्माण करते हैं बच्चों में, और बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं, क्रिएटिव काम कराते हैं। ये तो प्राथमिक होता है। प्राथमिक में तो हम इन 4 चीजों पर बल देते हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक पर हम क्या करते हैं, व्याकरण और साहित्य पर बल देते हैं। उच्च प्राथमिक से मतलब होता है कक्षा 6, 7, 8 या फिर इससे आगे भी। इतना समझ पाए आप। 8वीं कक्षा में अगर कोई लड़की है वो उच्च प्राथमिक में है, और उच्च प्राथमिक में हम बच्चों को व्याकरण और साहित्य पर बल देते हैं। ये बारीकी सी बात है, इसको हमेशा ध्यान रखो। अब 8वीं कक्षा में कोई लड़की पढ़ रही है या कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वह किस चीज पर बल देगा, छंद समझाने पर नहीं देगा, सहस्वर वाचन पर नहीं बल देगा, साहित्यिक विधाओं पर बल देगा, साहित्य पर बल देगा। ऑप्शन हमारा 3 हो जाता है। 8वीं कक्षा में हम साहित्य पर बल देते हैं, साहित्यिक विधाओं पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। अब कहानी कथन के बारे में मैंने बताया था। कहानी कथन क्या करती है, एक तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करती है, बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, बुद्धि वगैरह बढ़ा देती है। ये 2 चीज होती है कहानी के बारे में। तीसरा बारी है, क्वेश्चन आ रहा है। अब हमें बताना है कहानी कथन के बारे में कौन सा शामिल नहीं है, तो हमें नेगेटिव वाला उत्तर देना है। भाषा के लिखित रूप से परिचय। अब कहानी के बारे में ये नहीं हो सकता। अगर कोई टीचर कहानी सुना रहा है तो भाषा के लिखित रूप से परिचय बच्चों को नहीं मिल सकता। शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी, कल्पनाशीलता बढ़ जाएगी, बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ जाएगी, लेकिन लिखित रूप बच्चों को नहीं मिलता। कहानी कथन से मतलब होता है कहानी कहने से बच्चे लिखित भाषा के करीब नहीं आते। आंसर इसका 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का क्या लाभ होता है? बाल साहित्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ अपनी रेगुलर क्लासेस में। अब बाल साहित्य का क्या लाभ होता है? पात्रों का चरित्र चित्रण कराने की कुशलता का विकास नहीं। छोटी कक्षा में हम बाल साहित्य पढ़ाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं पढ़ाते हैं, आसान आसान सी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे भाषा से समझ लें, भाषा क्या होती है, भाषा का प्रयोग करना जान लें, भाषा से जुड़ जाएं। पात्रों को नहीं सिखाते हम कि चरित्र चित्रण करना किस पात्र का, वह सब हम बाल साहित्य के बारे में बच्चों को नहीं सिखाते। वो तो हम उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सिखाते हैं। श्रवण कौशल का विकास, ये हो सकता है बाल साहित्य के द्वारा बच्चों के श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं हम, लेकिन मोस्टली पठन कौशल का विकास होता है बाल साहित्य से। तो श्रवण को भी हम काट ही देते हैं। बाल साहित्य बच्चे पढ़ते हैं, छोटी छोटी कविताएं कहानियां होती है, तो पठन कौशल का विकास ज़्यादा होता है, श्रवण को भी काट देते हैं। लेखकों से भी बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को विविधतापूर्वक भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना, आंसर इसका 4 हो जाता है। बाल साहित्य हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? जिससे कि बच्चों को बहुत सारी भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिल जाएं, और बाल साहित्य पढ़ने से संबंधित होता है, तो आंसर इसका 4 ही हो जाता है। एक बाल साहित्य किताब हम बच्चों को दे देंगे, बहुत सारे पाठ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग तरह की, बहुत तरह की भाषिक सामग्री बच्चों ने पढ़ ली, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? एकांकी क्या होता है? छोटे छोटे नाटक होते हैं, नाटक के एक अंक को हम एकांकी कह देते हैं। अब एकांकी पाठ पढ़ने में से क्या होता है, बच्चे को किस चीज़ में सहायता करते हैं? ये अभिनय की कुशलता। एक छोटे बच्चों को अगर हम एकांकी पढ़ा रहे हैं तो उन्हें नाटक करना तो नहीं सिखाना चाहते हम कि आप अभिनय करना सीख लें। उन्हें तो सिर्फ हम भाषा बोलने सिखाते हैं, उचित तरीके से आप भाषा बोलने सीख लें। लेखन कौशल का विकास तो एकांकी से मतलब ही नहीं होता। एकांकी होता है नाटक का मंचन करना, नाटक, छोटा सा नाटक, तो उसमें बच्चे लिखना तो नहीं सीखेंगे। संदर्भ के अनुसार अपनी बात उचित उतार चढ़ाव के साथ कह सकना, ये बात हो जाएगा। एकांकी क्या होता है? नाटक होता है। नाटक में बच्चे कोई डायलॉग तेजी से बोलेंगे, कोई बहुत कम आवाज में बोलेंगे, तो उचित उतार चढ़ाव के साथ बच्चे भाषा बोलना सीख जाते हैं। वाक्य की जानकारी भी हम एकांकी के द्वारा नहीं देते, आंसर इसका 3 हो जाता है। एकांकी के द्वारा क्या होता है? बच्चे भाषा बोलनी अच्छी तरह से सीख लेते हैं, क्योंकि एकांकी नाटक होता है छोटा सा, और जब भी बच्चे नाटक को पढ़ते हैं या नाटक की प्रैक्टिस करते हैं तो उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं। और एकांकी के बारे में एक और आता है, एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सहस्वर वाचन। एकांकी पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण सहस्वर वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? अगर आप बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं तो कौन सा तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न, गलत बात है। सिंपल से भाषा की स्ट्रक्चर पर आधारित क्वेश्चन तो हम नहीं पूछ सकते। विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, ये सही है। हम बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। श्रुतलेख और सुलेख गलत होता है। जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, ऑप्शन इसका 2 हो जाता है उत्तर। इससे बच्चे क्या करेंगे? अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, बच्चे अपने अनुभव के साथ उत्तर दे सकते हैं। इसमें बच्चों को फ्रीडम मिल जाती है। हम बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनके बहुत सारे उत्तर हो, बच्चों को निश्चित नियमों में नहीं बांधते, हम फ्रीडम देते हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार क्या है? अभी मैंने बताया था अर्थ गढ़ने का आधार क्या होता है, बच्चे खुद अंदाजा लगाएं। शिक्षक बच्चों को अर्थ नहीं बता सकता। अब शब्दकोश देखना गलत बात है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा पाठ्य पुस्तक में ऑप्शन लिखे रहते हैं, अर्थ लिखे रहते हैं, क्वेश्चन आंसर शब्द अर्थ लिखे रहते हैं, उनको भी नहीं देख सकते हम। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश हमारा उत्तर हो सकता है, शिक्षक अर्थ नहीं बता सकता, तब आंसर हमारा सी हो जाता है। बच्चे अपने परिवेश के अनुसार, अपने समाज के अनुसार खुद अर्थ का निर्माण करें, ये सही है। शिक्षक नहीं बता सकता उत्तर, और नई किताब या डिक्शनरी के द्वारा हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक ऐसी कक्षा जिसमें बहुत भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। ही वाला तो उत्तर नहीं हो सकता, ओनली वाला। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, ये सही हो सकता है। बच्चों के मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, ये सही हो सकता है। अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर बल ही देना चाहिए, ही वाला उत्तर नहीं हो सकता।
परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, ये सही है। अगर बच्चों के परस्पर बातचीत पर हम अधिक अवसर देंगे, बच्चों की भाषा का विकास अपने आप हो जाएगा। बच्चों के मौखिक कौशल, श्रवण कौशल, सभी कौशलों का विकास धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन 4 वाले में अपने आप ही आ रहा है, तब इसका आंसर हो जाता है 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को बातचीत करने के या भाषा प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। बातचीत करने का मतलब हो जाता है बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर दे रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक, वो भाषा सिखाने में किस प्रकार सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। हमारे किताब है वो हमारे जो त्योहार है उनकी जानकारी थोड़ी देगी बच्चों को। व्याकरणिक नियमों को याद कराती है, ये भी गलत है। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, ये सही हो सकता है। बच्चों का आकलन भी नहीं करती है, आंसर इसका सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। हमारी पाठ क्या करती है, बच्चों के सामने भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, विभिन्न प्रकार की भाषा प्रयोग प्रस्तुत करती है, क्योंकि किताब में बहुत सारे पाठ होते हैं और अलग अलग पाठ अलग अलग टॉपिक पर होते हैं, जिससे कि भाषा की अलग अलग तरह की भाषा बच्चों के सामने पहुंच जाती है। बच्चे अलग अलग तरह की भाषा पढ़ लेते हैं, तब हमारी किताब क्या करती है, भाषा की विभिन्न छटाएं बच्चों के सामने प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या संबंध होता है, वो हमें बताना है। सदैव समान हो सकती है, सदैव समान नहीं होती। घर पर तो बच्चे बोलते हैं भाई क्या कर रहा है तू, पिटेगा क्या, लेकिन स्कूल में वो बच्चों को पढ़ना पड़ता है आप क्या कर रहे हैं, तो सदैव तो समान नहीं हो सकती। एक जैसी सी होती है, बिल्कुल समान नहीं होती। समान हो सकती है, ये बात सही है। घर की भाषा बच्चों की और विद्यालय की भाषा समान हो सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है बिल्कुल समान होगी। सदैव अलग होगी, ये भी गलत है, अलग नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो समानता होगी। सदैव टकराकर चलती है, ये भी गलत है, एक दूसरे के विरोध में भी नहीं होगी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। घर की भाषा, मान लेते हैं किसी बच्चे की घर की भाषा हिंदी है, हिंदी बोलता है, और विद्यालय में बच्चे को हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी भाषी बच्चा विद्यालय में हिंदी सीख रहा है, तो क्या हो सकता है? अब ये दोनों हिंदी बिल्कुल तो विरोध में नहीं हो सकती और बिल्कुल भी समान नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि ये एक दूसरे के बराबर हो, समान हो सकती हैं कई जगह पर, लेकिन बिल्कुल समान नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर अगर आप हिंदी बच्चों को सिखा रहे हैं, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 आप हिंदी बच्चों को सिखा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक इतना जरूरी नहीं है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्रों का प्रयोग करना भी इतना जरूरी नहीं है, व्याकरणिक नियमों को रटना भी इतना जरूरी नहीं है, भाषा प्रयोग के अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। मैंने आपको बताया मस्क, यू वाला फिर आ गया ये, भाषा प्रयोग के अवसर देना। कहीं पर भी आपको मस्क में से कोई भी ऑप्शन मिले, उत्तर वही होगा, हमेशा उत्तर वही निकलता है। मस्क मैंने आपको पढ़ा दिया है, कई बार बता दिया है, जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी मेरी उसमें भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। हिंदी के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है? शिक्षण की विभिन्न विधियों का संपूर्ण ज्ञान नहीं, बच्चों को हिंदी के विविध रूपों को बताना है हमें, तो शिक्षण की विधियों से थोड़ी पता चलेगा। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, सुंदर ढंग से नहीं, अलग अलग पाठों वाली पुस्तकें होता तो भी अच्छा होता। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री भी नहीं होता। बाल साहित्य का विविध प्रयोग, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4। हम बच्चों को हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना चाहते हैं कि हिंदी भाषा बहुत सारे रूपों में प्रयोग हो जाती है, बहुत सारे रूपों की हिंदी भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं। हमें क्या करना होगा, बाल साहित्य का प्रयोग करना होगा, उसमें भी विविध बाल साहित्य का विविध रूप में। ऐसे नहीं है कि एक तरह के पाठ हम बाल साहित्य हम बच्चों को पढ़ा दें, अलग अलग तरह के पाठ पढ़ाएंगे, जिससे कि बच्चों की हिंदी की भाषा के विविध रूपों का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? छोटे बच्चों के लिए आप कोई किताब लिख रहे हैं, किस तरह की कहानियों को आप उसमें स्थान देंगे? जिसमें बहुत सारे पात्र हों, पात्रों से बच्चों को क्या लेना देना, जिसमें 2 ही पात्र हों, गलत है,
जिसके शब्दों, वाक्य और घटनाओं वर्णन शैली चित्रात्मक हो। ये सही बात है। अगर बच्चों को आप चित्रात्मक रूप से कहानी प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे उसमें। जो बहुत छोटी हो ये भी नहीं है। ऑप्शन इसका सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। हम छोटे बच्चों के लिए ऐसी कहानियों को चयन करेंगे जो चित्रात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। भाषा शिक्षण में आप किस चीज पर सबसे ज्यादा बल देंगे छोटे बच्चों के लिए? कविता और कहानी के द्वारा श्रवण कौशलों का विकास करना। अब ये बात सही है, हम कविता व कहानियों के द्वारा बच्चों के श्रवण कौशल का विकास करने पर बल दे सकते हैं, ये उत्तर हो सकता है। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये सही है। अब इसके आगे पीछे कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हमने आपसे कहा मस्क। सी का क्या मतलब है? क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता, और रचनात्मकता यहाँ पर आ गया। तब मस्क में से अगर कोई एक ऑप्शन मिल गया, उत्तर हमारा वही होगा, फिर दूसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट बात करते हैं। पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है? कहानियों से होता है? नहीं। पढ़ने का प्रारंभ कविताओं से होना चाहिए? नहीं। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ ऐसी सामग्री से होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। आंसर इसका सी हो जाता है, ऑप्शन इसका एंड ऑप्शन नंबर 3 उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? अब भाषा शिक्षण के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बात तो सही है, हमने पढ़ लिया है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ये बात भी सही है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, लेकिन व्याकरण पर हम ज़्यादा बल नहीं देते बच्चों को व्याकरण सिखाने पर। भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता, गलत बात है। भाषा और बोली में तो संबंध होता है। भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ये भी बात गलत है। भाषा तो मौखिक होती है, सांकेतिक होती है, हमेशा लिखित नहीं होती। तब इसका आंसर हो जाता है 1। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा के निश्चित नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का एक उद्देश्य होना चाहिए। रोल प्ले से मतलब आप नाटक समझ सकते हैं। कोई बच्चा शिक्षक बनकर शिक्षक की तरह एक्टिंग कर रहा है, कोई बच्चा माली बनकर माली बनने की एक्टिंग कर रहा है, तो उसे रोल प्ले कहते हैं। हम किसी दूसरे की भूमिका को अपने अंदर धारण करके उसकी तरह एक्टिंग करना रोल प्ले होता है। अब छोटी कक्षा में कोई शिक्षक रोल प्ले करा रहा है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना। अब छोटी कक्षा में इसका एक पद्धति के रूप में प्रयोग करना हो सकता है, ये उत्तर। विभिन्न संदर्भों में बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना, अब ये सही है। बात फिर वहीं पर आ गई मस्क पर। मस्क यू का मतलब होता है भाषा प्रयोग, और यहाँ पर भाषा प्रयोग लिखा हुआ आ गया, और कोई भी ऑप्शन अगर मस्क में से आ गया तब हमें कुछ नहीं पढ़ना होता, वही आंसर लगा देना होता है हमें और आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, इस कथन में क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे परिवेश से संबंधित नहीं है? अखबार है, विज्ञापन है, साइन बोर्ड भी विज्ञापन ही होता है। भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला क्या होता है? एक तकनीकी सेंटर होता है जहाँ पर कोई बच्चा फीस देकर, पैसे देकर भाषा बोलने सीखता है। तो अब ये हमारे आम जनजीवन में नहीं होती भाषा प्रयोगशाला। आंसर हमारा 4 हो जाता है, क्योंकि हमें नोट वाला ही उत्तर देना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100th क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन है ये। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी गलत कर रहे हैं, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? हम बच्चों को सीधा सीधा तो नहीं कह सकते आप वर्तनी गलत कर रहे हैं, ये तो क्लियर हुआ। अब बच्चे वर्तनी गलत कर रहे हैं, अब हमें क्या कर सकना होगा या क्या कर सकते हैं? उन्हें सख्त निर्देश देने होंगे कि वे आगे से गलती ना करें, गलत बात। डांट नहीं सकते हम बच्चों को। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, गलत बात है। त्रुटियों पर तो ध्यान देना होगा, नहीं तो बच्चे जिंदगी भर गलत करते रहेंगे। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये भी गलत बात है। बार बार अभ्यास के लिए नहीं कह सकते हम बच्चों को। हम चाहते हैं कुछ ऐसा काम करते हैं हम बच्चों के साथ कि बच्चों की उस गलती को बच्चे सुधार लें। कोई सहायक सामग्री यूज करते हैं, कोई शिक्षण विधि में प्रयोग करना, कोई शिक्षण विधि बदल देते हैं हम। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर करने और विश्लेषण करने के लिए अवसर देना, यह सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हम बच्चों को कुछ करने के अवसर दे रहे हैं और बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चों को कुछ करके सीखने के अवसर ही देते हैं। आंसर हमारा 4 हो जाता है। ये हमारे आज के 100 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन सीटेट बार बार पूछता है हिंदी के बारे में, जो हिंदी का पेपर होता है, हिंदी पेडागोजी, उसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम
हिंदी के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सीटेट के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्लासेस के एग्जाम के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटेट ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सीटेट की सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस लेने के लिए, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अटेम्प्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।